जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। एमकेएम लंदन और पाकिस्तान खुलकर आमने सामने, लंदन से इस्तीफों का मुतालबा, कराची से इनकार। गुलबदीन हिकमतयार और अफगान हुकूमत का मुआहदा, अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से आज दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया गया है कि हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है इस पर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, आर्मी चीफ ने आज जो अहम बयान दिया है, यकीनन इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें उन्होंने भारत को ही ये पैगाम दिया है। जाहिर है भारत ही को दिया है, लेकिन उस दूसरा पहलू ये है कि अपनी कौम को मुतमईन रखने की कोशिश की है। पाकिस्तानी कौम वैसे बाई एंड लार्ज किसी हिजान और खौफ का शिकार बिल्कुल नहीं है। दिलचस्प बात यह है, यानी जिसको जारहियत करना चाहते हैं वो हिजान का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं और किसी के तो खौफ का भी शिकार है। पाकिस्तान में ना हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया है, ना आर्मी ने किया है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है वो भी कूल हैं और मुझे बहुत खुशी है, पहली दफा पाकिस्तानी मीडिया ने गैर मामूली मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। हम अमन पे इसरार कर रहे हैं, जाहिर है लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, मगर अमन पे इसरार कर रहे हैं और यही एक शाइस्ता और मैच्योर कौम का तरीका है। जिन सदमात से हम गुजरे हैं 71 में, उसके बाद बहुत से अंदरूनी दाखिली कशमकश है, बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने एक मिजाज में बेहतरी जरूर पैदा की है। तैयार हैं लोग और कोई खौफजदा वगैरह बिल्कुल नहीं है। दो तीन बातें अहम हैं। एक बात तो यह है कि इंडिया को थपकी है, जारहियत के लिए नहीं मगर वैसे थपकी है। अमेरिका की भी, बरतानिया की, यूरोपीय यूनियन इस तरह की चीजों में पड़ती नहीं है। लेकिन दुनिया जंग की मुतहम्मल नहीं है, भारत भी जंग का मुतहम्मल नहीं है। और जितने ऑप्शन वो कंसिडर कर रहे थे, कई साल से तो लगे हुए थे, कोल्ड स्टार्ट पे लगे हुए थे कि आजाद कश्मीर में या कहीं और, खासतौर पर आजाद कश्मीर में एक इलाके पे कब्जा कर लें। उसका जवाब छोटे जौहरी हथियार है। हम न भी इस्तेमाल करें तो वहां बैठ नहीं सकते, खौफ से कांपते रहेंगे। ये एक ऐसी चीज है। और एलओसी को गर्म कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। कहीं और कोई कार्रवाई करते हैं, मेरा अपना ख्याल यह है कि अपने वोटरों को मुतमईन करने के लिए कोई झक मारेंगे जरूर नरेंद्र मोदी साहब। ऐसे उथले और इंतकामी लीडर रह नहीं सकते। और मैं एक और बात बीच में कहना चाहता हूं, मुझे बेहद खुशी है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने नहायत मुदब्बराना तकरीर की और ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों से मशवरा किया, सिर्फ आर्मी से नहीं, फॉरेन ऑफिस के लोगों से, मेरा ख्याल है मलिया लोधी से भी, वेरी वेल रिटन स्पीच। यानी जंग को ठंडा करने की कोशिश की, मकबूजा कश्मीर में जो मजालम है उनको पूरी तरह उजागर किया, पाकिस्तान का मौकफ शद्दोमत से बयान किया मगर आवाज ऊंची बगैर किया, धमकी नहीं दी। तो मेरा ये ख्याल है जंग तो इंशाल्लाह टल जाएगी, लेकिन ये है कि इसमें सीखने की बहुत सी चीजें हैं। एक बात अलबत्ता है कि हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, इसरार अमन पे करना चाहिए। और ये हमारा एक कमजोर महाज है इंटरनेशनल मीडिया, उसमें मैंने आज मुशाहिद साहब से कहा, वैसे तो मुशाहिद साहब को स्पेशल नुमाया बना के भेजना चाहिए, आप मजमून क्यों नहीं लिखते। मेरा ये भी ख्याल है कि वजीर आजम को एक मजमून लिखना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए या वाशिंगटन पोस्ट के लिए, और वही बातें कहनी चाहिए बल्फाज दीगर जो उन्होंने जनरल असेंबली में कही। अच्छा हबीब साहब, जारहियत, हर किस्म की जारहियत आर्मी चीफ ने कहा, कितनी किस्म की जारहियत भारत कर सकता है? देखिए, भारत में ये सवाल जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का, ये कोई आज से ज़ेरे गौर नहीं है। यानी मीडिया का पैदा करदा हिजान अपनी जगह, लेकिन वहां पर हमेशा इस बात पर गौर होता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी हम किसी जारहियत का इर्तिकाब करेंगे तो वो कैसा होगा। एक तो है कि छुपी नवीयत का कोविड किस्म के ऑपरेशन है कि जैसे कलभूषण यादव और इस तरह की चीजें जो हैं वो भेजते रहे और इस तरह की जारहियत का इर्तिकाब करते रहे। लेकिन जो पर्टिकुलर यानी टेररिज्म जो स्ट्रिक्टो सेंसो अगर हम बात करें कि जैसे जंग की जो सूरत हाल है, तो इसमें 2008 में पहली बार बड़ा खुल के, लेकिन उसकी तफसीलात अभी रिसेंटली आई, पिछले साल सामने आई थी कि 2008 में जब बॉम्बे पे हमले हुए थे दहशतगर्दों के, तो उस वक्त जो इजलास हुए थे उसमें उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह की सदारत में, तो उन्होंने 3 ऑप्शंस पर गौर किया था। एक ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक
کی جائے، یعنی چھوٹا سا کوئی حملہ کیا جائے خاص جگہ، اور اس وقت جو حملہ کرنا تھا انہوں نے یہ یہاں لاہور کے قریب ہی مریدکے میں، جہاں پر لشکر طیبہ ان کے کہنے کے مطابق اور ہمارے خیال میں جماعت الدعویٰ کا جو کیمپ تھا اور وہاں پہ مدرسہ وغیرہ تھا، اس پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے، لیکن وہ حملہ اس لیے نہیں کر سکے کہ جو وہ کیمپ تھا، یعنی وہ جو جگہ تھی جماعت الدعویٰ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے بارے میں پوری معلومات ان کے پاس نہیں تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی حملہ کریں گے تو پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑ جائے گی کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ خیال تھا، اس وقت دوسرا خیال تھا کہ ایک لمیٹڈ وار جو ہے وہ کی جائے، کہ لمیٹڈ وار یہ تھی کہ کسی مخصوص علاقے میں، خاص طور پر اس وقت کہا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر یعنی LOC کو کراس کریں اور چھوٹا سا یعنی وہیں تک محدود رکھیں، اور پھر لمیٹڈ وار کے اوپر چلیں اور وہاں پر کوئی کیمپ اگر ہو تو اس کو برباد کر دیں یا تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا تھا کہ لیکن اس پر آرمی نے اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ وار لمیٹڈ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ وار کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ تو دیکھیں بات یہ تھی، اور اسی طرح 2015 میں ہارون صاحب ایک بڑا دلچسپ سینیریو انڈیا میں ڈسکس ہوا تھا، جس میں گرمیت کنول، ان کا سینٹر فار لینڈ وار فیئر سٹڈیز ہے دلی کا، اس کے ایک ڈائریکٹر تھے تو گرمیت کنول، اس نے ایک مضمون لکھا، اس میں کہا کہ جناب ورسٹ کیس سینیریو کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی جو بات شروع کی تھی وہ سرجیکل سٹرائک سے شروع کی تھی، اور بات پہنچائی تھی کہ آخر تک یعنی 10 دن یہ جنگ جاری رہے گی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، 2 اٹیکس ہم کریں گے نیوکلیر سٹرائکس اور 4 انڈیا کرے گا۔ تو یہ جو سینیریو ہے یہ انڈیا میں بڑا مقبول ہے، اور وہاں کا جو میڈیا ہے بنیادی طور پر اسی سینیریو کو ذہن میں رکھ کر پاکستان کے خلاف جو ہے آپ یوں کہیے کہ بک بک کرنے پہ اترا ہوا۔ اچھا ہارون صاحب میں ایک عرض کر دوں، دیکھیں اس سینیریو پہ انڈیا نے تو کام کیا، لیکن پاکستان نے بھی بہت سا کام کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جو سینیریو ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بڑے لیتھل ہیں، اور اتنے لیتھل ہے کہ جب وہ یہ بھول جاتا ہے انڈیا کہ بات سرجیکل سٹرائک سے شروع ہوگی اور آل آؤٹ وار تک جائے گی، اور آل آؤٹ وار میں کب کیا چلے گا، کون چلائے گا، اس کے بارے میں یہ فیصلہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا ہارون صاحب، ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہر شخص یہی جاننا چاہتا ہے کہ کیا جنگ ہوگی، کیا جنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، جنگ کا خطرہ تو ہے نا، اس لیے کہ اور ایک وجہ سے ہے، اس کی علامتیں بھی ہیں، انہوں نے اپنی نیوی کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور بہت سی وہاں جو وار فیور ہے اور میڈیا کا جو رخ ہے، یہ پاگل لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں احمق جو اپنی قوموں کو مشتعل کر لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ فائنلی اس کے نتائج کیا ہوں گے، پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خطرہ تو ہے، لیکن وہاں بحث جو ہو رہی ہے نا، اس میں یہ ڈائمنشن یہ پہلو غالب آ رہا ہے کہ یہ جنگ محدود نہیں رکھی جا سکتی، اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ سادہ الفاظ میں وہاں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں سینسیبل لوگ، اور یہاں تو کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ حماقت ہوگی، ہمیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا تو عالمی طاقت بننے کا خواب شاید پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ رہ گئی ایٹمی حملوں کی بات، تو یہ تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، یہ جنونیوں والی بات ہے۔ دیکھیے چھوٹی موٹی جھڑپ کا ہو جانا، لڑائی کا ہو جانا، جیسے پہلے جنگیں ہوئیں، سوائے 71 کی تو خیر ہمارے لیے بہت تباہ کن تھی، اس میں ہماری غلطیاں بھی تھی، لیکن ایٹمی جنگ کی جو شخص بات کرتا ہے کہ ہم 2 حملے کر سکتے ہیں، وہ 4 کر سکتے ہیں، ہم 2 کر سکتے ہیں، یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کبھی ایٹمی جنگ ہوگی۔ یہ بیلنس ہے فیئر کا، ٹیرر کا، یہ جنگ کو روکنے کی ضمانت ہے۔ ہارون صاحب لیکن ایک بات تو ہے، ذاتی یہ ہے، میں کوئی ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب جنگ شروع ہو جائے گی ہارون صاحب، تو اس کے بعد پھر اس کے ڈائنامکس تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے، پھر جنگی حرکیات جو ہیں وہ خود بخود غالب آ جاتی ہیں، کنٹرول میں نہیں رہیں گے، دنیا اس کی متحمل نہیں۔ میری عرض سنیں نا، ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، ہم غیب کا علم تو نہیں رکھتے، ہم عوامل کو دیکھتے ہیں۔ ایران اس کا متحمل نہیں ہے، افغانستان اس کا متحمل نہیں ہے، یعنی یہ اس کے ساتھی ہے نا، نیپال کوئی نہیں چاہے گا، مڈل ایسٹ نہیں ہے، عرب ممالک اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے وہ پاکستان کو تباہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ چین نہیں دیکھ سکتا، ترکی نہیں دیکھ سکتا، یورپ اور امریکہ بھی کیسے اس جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے؟ پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا ساری اس کو روکنے کی کوشش کرے گی، اور مجھے یقین ہے اگلے چند دن میں اطلاعات آئیں گی کہ امریکیوں نے بھی کوشش کی ہوگی، برطانیہ نے بھی کوشش کی ہوگی، پاکستان کو سبق ضرور سکھانا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمیں سبق سکھائیں گے تو ہم بھی انہیں سبق سکھائیں گے، ہم یہ کمزور نہیں ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی پوری وار مشینری جو ہے وہ پروسیس میں سے گزر گئی ہے، ہر وہ فوجی افسر جس سے میں ملا ہوں پچھلے 5-4 سال میں، ہر ایک قبائلی علاقے میں رہ چکا ہے،
पूरी वार हार्डन्ड आर्मी है। मिसाइल हमारे बेहतर हैं, एटम बम हमारे बेहतर हैं, आर्मी हमारी फार फार सुपीरियर है। मुकाबला करने का अज़्म और तवानाई और एनर्जी और हिम्मत और इस्तेदाद हम में ज्यादा है। हमारा सिपाही शहादत का फलसफा रखता है। हमारी तो जंग कौम भी हम आ नहीं जाएगी, चाहते, किसी को भी जंग की ख्वाहिश नहीं करनी, कौम भी उसके लिए तैयार है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि टल जाएगी, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि नरेंद्र मोदी और उसका कबीला कोई शरारत ना करे। अपनी कौम को उन्होंने भड़का लिया है, टेररिज्म के वाकयात हो सकते हैं, ज्यादा बड़े वाकयात हो सकते हैं। देखिए उनके हथियार कुंद हो गए, किसी ने गौर नहीं किया। अल्ताफ हुसैन जिससे राह का मुआहदा था कि कराची के साहिल से महरूम कर दिया जाएगा पाकिस्तान आर्मी को, वो रजिस्ट करेंगे, वो कार्ड खत्म हो गया। बाकी भी एक एक करके सारे खत्म हो गए। अपने इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, अपनी एनजीओज को जिनकी वो मदद करते थे, अपनी लॉबीज को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तमाम दाखिली इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। मैं भी उनके पीछे खड़ा हूंगा, वजीर आजम के और अपनी फौज के, आप भी खड़े होंगे, तमाम पाकिस्तानी खड़े होंगे। सिचुएशन, एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज बरतानिया ने 20 साल 25 साल पहले एक बहुत तवील स्टडी की थी जो मैंने देखी थी। उनका उसमें ये कहा गया था कि 2-3 मसले हैं। पाकिस्तान पे अगर हमला होता है फौरन एक तो इत्तेहाद कायम हो जाएगा, दूसरा ये है पाकिस्तान को गौर नहीं कर सकता इंडिया किसी इलाके पे कब्जा कर ले, तो ये ऐसी कौम नहीं है जिसके ऊपर कोई आके बैठ जाए। कश्मीर तो उनसे कंट्रोल हुआ नहीं 5 लाख आर्मी के साथ, पाकिस्तान के लिए क्या 50 लाख आर्मी लेके आएंगे? ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी के हवाले से, जिसमें अब बातें जंग तक जा पहुंची हैं। हबीब साहब, ये जो एक माहौल बना हुआ है जिसमें हम जंग की बातें भी कर रहे हैं और हथियारों की बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ डिफ्यूज कैसे होगा? देखिए माहौल तो इतना खराब है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोल डाला है कि वहां पे जो महाराष्ट्र निवरान सेना है उन्होंने जो पाकिस्तानी अदाकारों को कहा कि 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ दें, तो उन्होंने ये क्वेश्चन बना के अपनी वेबसाइट पे डाला। तो उस क्वेश्चन के आंसर में जो 74% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चला जाए, यानी जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं वो चले जाएं। तो माहौल तो इतना खराब किया है वहां की हुकूमत ने और वहां के मीडिया ने मिलके। देखिए अब मसला यह है कि क्या इस सूरत में क्या माहौल ऐसा है कि जंग होगी? मुझे लगता है कि जमहूरी हुकूमतें जब दोनों तरफ होती हैं तो जंग नहीं होती। जमहूरियत कभी भी जंग नहीं चाहती, वहां पर भी अल्टीमेटली एक सैनिटी गालिब आएगी, वहां पर भी अकल को हाथ मारेंगे नरेंद्र मोदी और उनके वज़ीर। दूसरी बात ये देखिए कि अब जब इतना टेंस माहौल बना दिया है ना, तो इसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशंस होगी। यानी ये इंडिया को अब समझना पड़ेगा कि इस माहौल को डिफ्यूज करने के लिए इंडिया की ख्वाहिश होगी कि उसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिले, खा वो फौजी नौयत का ना हो, डिप्लोमेटिक नौयत का हो। अब मुझे गुमान है, मैं इस पे यकीन से नहीं कह सकता, कि जो 26 सितंबर की तकरीर होगी जो उनकी वजीर खारजा की सुषमा की, वो सख्त तकरीर होगी और वो सख्त तकरीर के बाद वो थोड़े को काफी समझेंगे तो उन्हें एक फेस सेविंग मिल जाएगी। ये जो तनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको 2 दिन मजीद नजर आएगा और उसके बाद से फिर इस तनाव में आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाएगी। ये तनाव जो है हुकूमत का पैदा करता है, मीडिया का पैदा करता है, लिहाजा मसनूई है उस तरह, यानी ये ज्यादा देर तक अब प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। तो अब ये देखना पड़ेगा कि रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। क्या इंडिया हमें कुछ देने के लिए तैयार है? क्या इंडिया पाकिस्तान की मदद चाहेगा कश्मीर के मामलात को सेटल करने के लिए, या पाकिस्तान से कोई फेस सेविंग चाहेगा? पाकिस्तान तो कोई फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया का ये जितना उबाल है, ये बासी कड़ी का उबाल है, ये बेफायदा ही जाएगा, जिस तरह 2001 में गया था कि उस वक्त भी इंडिया ने पूरी की पूरी फौजें मोबिलाइज कर दी थी और हमारे बॉर्डर पे ला बिठाई थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये जो वार है ये खाली गया। दूसरी बात यह है कि इसमें एक बात ज़हन में रखिए कि जो इंडिया हमारे खिलाफ इल्जामात लगा रहा है ना, जी दहशतगर्दी का स्पॉन्सर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब हवाई बातें हैं। इंडिया के पास कोई एक सबूत नहीं है। जबकि हमारे वजीर आजम ने यूनाइटेड नेशन में जो कहा है, उन्होंने वो तमाम फिल्में दिखाई हैं, जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। और उसके बाद कुलभूषण यादव जो है वो सबूत की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे दहशतगर्द बरामदाग भुगटी और इस तरह के लोगों को वो अपने यहाँ साइलेंट दे रहे हैं। तो लिहाजा सबूत हमारे पास है, उनके पास कुछ नहीं। हारून साहब, हबीब साहब जो कह रहे हैं आप अग्री करते हैं सारी बात से?
नहीं, हर चीज से तो नहीं, इनके अपना अपना नुक्ता नजर है। मसलन ये कहना कि जब फौज होती है तो जंग होती है, जंग तो इंडिया ने मुसल्लत की, हमने नहीं कि इसमें फौज की खाम खा मजम्मत कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, आपको आप पड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूं जमहूरी मुल्क है दोनों। मजमूई मेच्योरिटी पैदा नहीं, ये जमहूरियत का इससे क्या ताल्लुक है। जमहूरियत में जंगें नहीं होती, बेशुमार जंगें हुई हैं पिछले 100 साल में, जमहूरियतों में हुई हैं। बात यह है कि वो अलबत्ता ये जो इन्होंने कहा ना कि सबूत हमारे पास, मैं एग्री करता हूँ, उनके पास नहीं है, गलतियां हमने भी की हैं, लेकिन इस वक्त टेररिज्म के मर्तकब वो हैं। फेस सेविंग हम, मेरा ख्याल है हम उन्हें देने के लिए तैयार होंगे, फेस सेविंग, और इसको बिल्कुल से महदूद मुस्बत मानों में लिया जाए। हम उन्हें कश्मीर में सेटल करने में हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। कश्मीरियों की बगावत है, 5 लाख आर्मी है, अब वहाँ 50 लाख आर्मी तो आप बिठाने से रहे, और लोगों के जज्बात हैं, खलीज गहरी, हम उसे बदल नहीं सकते। मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाएंगे। देखिए उनकी वजारत खारजा ने कहा सिंध ताश मुआहदा खत्म हो सकता है। भाई मुआहदा खत्म हो सकता है कि आप पागलपन की बात कर रहे हो, तो फिर बाकी मुआहदे भी खत्म हो सकते हैं। फिर ये तो एक तरह से जंगजाब पानी रोक देंगे अगर पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान पानी के बगैर तो कोई मुल्क जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, और मुआहदे भी खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल है पॉसिबल भी नहीं है। नहीं, मतलब ये खाली खुली धमकी है। पॉसिबल भी इतने नहीं, पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या, हम कोई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। दुनिया इंटरवीन करेगी, दुनिया इंटरवीन करेगी। देखिए चीन अब एक बड़ा प्लेयर है, और मिडिल ईस्ट में इस पे मतलब ज़ाहिर तशवीश पैदा होगी। इंडोनेशिया तक तुर्की अमेरिका को रियलाइज करना पड़ेगा, और बरतानिया को उसे ज्यादा थपकी नहीं दे सकते। रह गई मुज़ाकरात की बात कि उन्हें पाकिस्तान से कोई शिकायत है और हमें उनसे कोई शिकायत है, तो बिल्कुल सुभान अल्लाह, मोस्ट वेलकम, मुज़ाकरात तो होने चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इसकी कल्मिनेशन आखिर वहां जाके होगी कि दोनों मुल्कों को अमन की जरूरत है। अब जो उनके मुतालबे हैं, देखिए ना, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट उनका गलत है कि हम बालातर हैं, हमारी बात मानी जाए, हमें अफगानिस्तान का मतलब रास्ता दे दिया जाए। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल रास्ता दें। पाकिस्तान जो है, फैसला तो खैर हमारी हुकूमत करेगी, राय अम्मा करेगी, रास्ता देने के लिए तैयार है, आप कश्मीर को सेटल करें। और भाई डिस्प्यूट्स को खत्म किए बगैर हम आपको रियायत देते चले जाएं। और ये जो तालिबान जैसे ये दहशतगर्द ग्रोह होते हैं ना, कि खौफजदा करके हम अपनी बात मनवा लेंगे। खौफजदा कैसे करके आप मनवा लेंगे? खौफजदा अव्वल तो हम है नहीं, हमारी तो सर्वाइवल ही नहीं है इसमें कि हम खौफजदा हो जाएं। हमारी तो सर्वाइवल ही इसमें है कि हम डट कर खड़े रहें। अलबत्ता यह है कि कोई मुहिम जो हम भी ना करें, कभी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे एक चीज पे बड़ा ताज्जुब होता है कि जी इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली और बड़ी तालीम हो गई और ये हो गया। वैशी के वैशी हैं, जज्बाती तवाज़ुन का नामो निशान नहीं है। वो समझते हैं पाकिस्तान को रौंद देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, पाकिस्तान को सिक्किम और भूटान और श्रीलंका बना देंगे। पहली बात तो ये पड़ोसी मुल्क सब उनके खिलाफ है, उनकी रायमा खिलाफ है। इंडिया एक बिल्कुल गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ ये नहीं कि दिफा की तैयारी करनी चाहिए, हमें करना चाहिए हिकमत और होशमंदी का मुजाहरा। हमें दुनिया के पास जाके अपना केस पेश करना चाहिए और सही केस पेश करना चाहिए। नफरत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब माशाल्लाह मैच्योरिटी आ रही है। वजीर आज़म भेजे मुशाहिद हुसैन को, इस तरह के और लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को भी। और देखिए जो सबसे बड़ा मसला है, मेरी अर्ज सुन लें, मैं जरा मुकम्मल कर लूं। हमें बाहर से खतरा नहीं है, हमें अपना घर इन ऑर्डर करने की जरूरत है। हमें ये जो बेशुमार सियासी चीजें हैं जो जहां बात नफरत तक चली जाती है और महादाराई तक चली जाती है, इन सब का हल मुमकिन है। अपना घर इन ऑर्डर करें, नजरियाती तौर पे मुल्क को मुस्तहकम करें। नजरियाती का मतलब इंतहा पसंदी नहीं है, इत्तदाल है बल्कि। और लोगों को अमन की अहमियत भी समझाएं और ये बताएं कि दुश्मन का मुकाबला इत्तेहाद से किया जा सकता है। बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात। और एक बहुत अहम नुकता है जिस पे अलग बहस करेंगे जी, इस पे अलग बहस करेंगे कि हमें अपनी मईशत बेहतर बनानी है। वो 8-10% की शरह से तरक्की कर रही होगी तो हम और ज्यादा महफूज होंगे। एक बड़ी अच्छी बात आज तलाल चौधरी साहब ने कही। उन्होंने कहा आपस की लड़ाइयां अभी खत्म करें, फिलहाल हमें सियासी तौर पर मुत्तहिद होने की जरूरत है क्योंकि मामला कुछ इस नहज पे जा पहुंचे हैं। अच्छी बात की, खबर ये है जी, खबर यह है कि तलाल चौधरी साहब ने आज अच्छी बात की। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एमकेएम पाकिस्तान के अरकान असेंबली ने लंदन से आने वाले हुक्म को मुस्तरद कर दिया और इस्तीफे देने से इनकार कर दिया, और तमाम अरकान ने फारूक सत्तार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है। हबीब साहब,
क्यों फारूक सत्तार और उनकी एमकेएम की मुश्किलात जो हैं वो हल होने में ही नहीं आ रही? देखिए, असल तो बात यह है कि हाउ यू लुक एट इट। अगर आप लंदन से आने वाले बयान को मुश्किल करार देते हैं और उससे ओहदा बरा होना जो है उसे नामुमकिनात में से समझते हैं, और आप ये समझते हैं कि लंदन ऑफिस जो है उसकी अभी भी कराची में या हैदराबाद में कोई सियासी पजीराई मौजूद है, तो यस, आपका सवाल ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक आदमी की जब या एक ऑफिस में काम करने वाले लोगों की कराची या उसके गर्दोनवा में उर्दू बोलने वाले लोगों में कोई पजीराई ही सिरे से मौजूद नहीं 22 अगस्त के बाद, तो वो जो मर्जी कहते रहे। वो कहते रहे कि जनाब आसमान से तारे भी तो तोड़ के लेके आओ या जमीन की पाताल से भी कुछ निकाल के लाओ, यू भी करो, वो अपनी मर्जी से कहते रहे। लेकिन तयशुदा बात यह है कि इस फरमान के आने के बाद नाम नेहाद कल, यानी ये जो आज, बल्कि आज जो हुआ, आज जब सिंध असेंबली का इजलास हो रहा था तो तकरीबन को 32 MPAs वहां पर मौजूद थे जो जिनका ताल्लुक एमकेएम से था। वहां पर 3 लोगों ने, यानी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं इज़हारुल हसन, फैसल सब्जवारी और मोइन आमिर, ये तीनों एमकेएम के सरकर्दा अरकान हैं। इन तीनों ने उन सब लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा जी कि अब हर बंदा फर्दन फर्दन बताए कि इस बयान पर उसका रिएक्शन क्या है। तो पहला जो इजलास का एक हिस्सा था वो 10 बजे से पहले हुआ, यानी सुबह 10 बजे से पहले। तो उसमें कुछ 17-18 लोगों ने कहा कि जनाब हम तो नहीं चाहते इस्तीफा देना, क्योंकि ये मैंडेट हमारा है, एमकेएम का है और हम एमकेएम है। और उसके बाद बाकी लोगों ने फिर कुछ 3-4 बजे के बाद जब इजलास खत्म हुआ तो फिर दोपहर में उन्होंने दोबारा इजलास किया और फिर तमाम लोगों ने कहा। जो कोई 11 या 12 लोग थे जो मुल्क से बाहर हैं या शहर से बाहर थे, उन तमाम मेंबरान ने सूबाई असेंबली से क्या किया कि स्पीकर फोन खोल लिया गया। उसी मीटिंग में स्पीकर फोन खोल कर फर्दन फर्दन एक से बात की गई और उनसे पूछा गया कि जनाब आप इस पे क्या कहते हैं। उन सब ने, हर एक ने इनवेरिएबली ये कहा कि जनाब मैं फारूक सत्तार के साथ खड़ा हूं और फारूक सत्तार के साथ, हाँ, फारूक सत्तार अगर कहें तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा, बाकी मैं लंदन से या अमेरिका से या कहीं और से आने वाली हिदायत को मैं तो नहीं मानता। अच्छा। तो बात यह है कि इसको अगर इस सारे सिनेरियो को आप या आप जैसे दूसरे जो एंकर हजरात अगर क्राइसिस समझते हैं या मुश्किलात समझते हैं तो समझते रहें। मेरा ख्याल है एमकेएम को तो सच कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। हारून साहब, आपको भी ये लगता है एमकेएम को कोई मुश्किल दरपेश नहीं है? खैर, ये तो एक अजीब स्टेटमेंट है। ये बात इनकी सही है कि उनकी अहमियत जो है एमकेएम की खत्म तो खैर नहीं हुई, लंदन की कम बहुत हो गई है। और उनका जो मौकफ है वो जाहिर है कोई भी कबूल नहीं करेगा, ना एमकेएम का वोटर भी नहीं कबूल करेगा, वर्कर भी नहीं कबूल करेगा। वो तो कुछ पागल से लोग, जैसे आप दुनिया में सोशलिज्म खत्म हो गया, कुछ दीवाने दुनिया में फिरते हैं, सोशलिज्म का गीत गाते फिरते हैं, जैसे बंदरी आपने मरे हुए बच्चे को उठाई फिरती है, वो तो उनका तो ये असर ज्यादा नहीं है। खौफ है इनके अंदर अलबत्ता उनका, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन के पास टारगेट किलर्स तो है ना। देखिए, अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ता पैदा कर दिया है। अगर ये जुर्रत का मुजाहरा करें, पहले दिन से ही साफ साफ बात करते, ये अटक अटक के चल रहे हैं, खौफ ज़दा हैं, उसके लिए जो यकीन की कैफियत होती है वो इनके अंदर नहीं है। लेकिन दूसरी बात इस मामले का पहलू यह है कि अरकान असेंबली को क्या कुत्ते ने काटा के इस्तीफा दे दें, अपने आप को बेईमानी बना ले? क्यों बना ले जी? यही सवाल मैं हबीब साहब से करना चाहती हूं। एक मिनट, और बात तो करने देना, सवाल तो ठीक है भाई। हाफिज साहब खीर खाओगे, उसने कहा अंधे किस लिए हुए हैं? और भाई इस लीडरी के लिए तो सारे दुख इन्होंने सहे, सारी बदनामी उठाई, सारे समझौते किए। इनके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता पैदा कर दिया। ये सही मौक़िफ़ इख्तियार करें, कौम को भी चाहिए जितनी इन्हें आसानी दे सकती है दे। शुकों को शुबात इनके बारे में दायमी तौर पर रहेंगे, इसलिए कि इन्होंने अल्ताफ हुसैन को पैगंबर माने रखा, लीडर नहीं माना इन्होंने उसको। अलबत्ता ये कुदरत का फैसला ये लगता है कि इनकी जान छूट जाए अल्ताफ हुसैन से, और पाकिस्तान की जान तो तकरीबन छूट ही चुकी। और ग्रेजुअली ये जैसे इंडिपेंडेंट होते जाएंगे और इनमें एतमाद बढ़ जाएगा और अपने फैसले खुद करेंगे। अगर सही फैसले करेंगे, लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, वक्त के साथ सारे इल्जामात धुल जाएंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये आसानी से नहीं होगा। देखिए उनकी मुश्किलात और अदरवाइज बहुत हैं। दफ्तर बंद हो गया, गिरा दिए गए इसलिए कि गैर कानूनी थे। 9-0 वापस नहीं मिल सकता इसलिए कि उसमें बहुत सी सरकारी जगह शामिल है। चंदा उस तरह नहीं मिल सकता, भत्ता तो अब जमा किया जा सकता ही नहीं है, पैसे की फरावानी नहीं है, मसाइल मुश्किलात हैं। लेकिन इसी में अगर वो सीधा रास्ता इख्तियार करें तो वो सुरखरू हो सकते हैं। अच्छा हबीब साहब, यही सवाल जो हारून साहब बात कर रहे थे,
استعفوں کی بات آئی تو سارے فاروق ستار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ جس طنزیہ انداز میں گفتگو فرما رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ذرا غور و غوض فرما لیں۔ ایم کیو ایم جو ہے نا، جو ایم کیو ایم فاروق ستار کی قیادت میں آپ کو عرض کروں کہ وہ کس کی لڑائی لڑ رہی ہے؟ وہ پاکستان کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ لیکن اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو راستہ دیں۔ ان کے جیسے ہی ایم کیو ایم نے، مطلب آپ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم نے اپنا قبلہ درست کیا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے دفتر گرنا شروع ہو گئے، اس کے جو مرکز پر اس کے اوپر دھاوا بول دیا گیا، اس کو بھی قابو کر لیا گیا، اور آج تک جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں، کنسٹرکشن ہے نا، اس کا کیا کریں یار؟ عجیب بات ہے، یہ سارا کام یعنی کمال ہے۔ وہ کوئی خدا کا خوف کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اچھا یعنی وہ ان کو غیر قانونی جتنے کام کیے تھے انہیں قانونی قرار دے دیں۔ اچھا اس کے بعد ان کو اجازت دے دیں کہ کل جو کام الطاف حسین کرتا تھا اب آپ کریں، پہلے وہ قتل کراتا تھا اب آپ کرائیں، پہلے وہ قبضے کرتا تھا اب آپ کریں، پہلے وہ اس نے ظلم و زیادتی کی پاکستان کے ساتھ اب آپ کریں۔ لیکن ہارون صاحب دلیل تو یہ دعویٰ کرنا ہے جو کچھ انہوں نے کیا، ہارون صاحب دلیل یہ ہے، ہارون صاحب جوابی دلیل یہ ہے، جوابی دلیل یہ ہے کہ جب تک لندن میں بیٹھا ہوا شخص جو تھا وہ یہ سارے کام کریں۔ ملک کا نہ مذاق دلیل تو سن لیں نا، دلیل تو سن لیں۔ ملک کا نہ مذاق اڑائیں۔ آپ ایسے الزام لگا دیتے ہیں، سویپنگ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ملک کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے۔ اس ملک کو برباد کیا الطاف حسین، یہ دلیل نہیں ہے ہارون صاحب یار۔ اور یار بات تو سنو نا، کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ الطاف حسین اس ملک کے 22,000 آدمی قتل کرائے یار، اس وقت بھی آپ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ اس وقت تو اس کا دفتر کسی نے نہیں گرایا تھا۔ قانونی دفاتر برقرار رکھیں اور سرکاری زمینوں پہ دفتر بنائیں اور منمانی کریں، کیسے اجازت دے دیں جی؟ ویسے آپ کے بقول میں آپ ہی کی دلیل ہے، بہتری کی طرف جائیں، ان کو راستہ دیتے رہیں۔ ہاں، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ، پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جب یہ مخصوص قسم کے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں تو پھر ان کے سارے کام کر دیے جائیں۔ اور پھر بڑی دلچسپ دلیل ہے آپ کی ہارون صاحب، بڑی دلچسپ دلیل ہے آپ کی کہ جس شخص پہ آپ 22,000 قتلوں کا الزام لگا رہے ہیں اس وقت آپ نے دفتر نہیں گرایا اس کا، اس وقت نہ اس وقت آپ نے دفتر گرایا، نہ اس وقت کسی کو گرفتار کیا۔ ایک دن اس نے قتل کرنا چھوڑ دیا، اور جیسے ہی پاکستان، جیسے ہی انہوں نے اپنا قبلہ درست کیا آپ نے دفتر گرانا شروع کر دیے۔ یہ آفرین ہے، میں اس منوط اور اس انصاف کی طرف داد سے دے سکتا ہوں۔ پاگل ہوئے یار، کیسے الطاف حسین کیا؟ دفتر تو الطاف حسین نے بنائے تھے۔ جو شخص اس وقت ایک خطاب نہیں کر سکتا پاکستان میں، اس کا فون سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کو آپ نہیں بنا رہے۔ لیکن ہارون صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ موقع ہمیں ایم کیو ایم پاکستان کو دینا ہوگا، لیکن انہیں بھی پروف کرنا ہوگا۔ نہیں، یہ صرف کہنے کی بات ہے، انہیں موقع نہیں مل رہا، انہیں موقع نہیں مل رہا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی دیکھیں، ہاں اس وقت آپ نے دیں گے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے انہیں بڑا زندہ رہنے کا موقع دیا، ہاں انہیں سانس لینے کا موقع دیا ہوا ہے، انہیں سانس لینے کا موقع دیا ہوا ہے۔ آپ ہارون صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہے آپ دلائل میں جتنے مرضی دے لوں، آپ نے تو اس کے اوپر فیصلہ ایک ہی صادر رکھنا ہے نا۔ کیا سوال ہے؟ الطاف حسین قاتل ہے یا نہیں ہے؟ ہارون صاحب، الطاف حسین کا آپ سوال ہے، الطاف حسین 22 اگست کے بعد سے ہسٹری ہو گیا، کوئی حد ہوتی ہے یار۔ الطاف حسین تو 22 اگست کے بعد انسگنیفیکنٹ ہو گیا۔ یہ آپ کی گفتگو اسے سگنیفائی کرتی ہے، یہاں پہ آپ کی گفتگو اسے سگنیفیکنس دے رہی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، افغان حکومت اور حزب اسلامی نے طویل مذاکرات کے بعد امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد اب حزب اسلامی مسلح جدوجہد چھوڑ کر سیاسی عمل میں شامل ہو جائے گی۔ ہارون صاحب، اس امن معاہدے کی کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، ابھی معاہدے کی تفصیلات آئیں، اور معاہدے کی تفصیلات سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے یہ معلوم ہو کہ صدر اشرف غنی کی انتظامیہ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے، اور وہ انتظامیہ آپ کو پتہ ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ عبداللہ جو ہیں ان کی بھی ظاہر ہے اس میں چاہیے ہوگی خوشنودی،
रजामंदी कम से कम चाहिए होगी। बीच में उन्होंने कोशिश की थी कि इसको डिले करने की, उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा ही नहीं है मुआहिदा, क्योंकि जाहिर है वो हुकूमत का हिस्सा है। फिर ये है कि अमरीकियों के और हिकमत यार के दरमियान मामला आसानी से तय नहीं हो सकते, दोनों तरफ हमेशा शुकूक व शुबहात रहेंगे। वो अपना हिकमत यार को सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, तो इसीलिए उन्होंने दूसरों को गवारा कि हिकमत यार का रास्ता रोकने के लिए तो बनाया गया था मुजद्दिदी साहब को, फिर रब्बानी को, क्योंकि वो पश्तूनों के सबसे पॉपुलर लीडर थे और शिमाल में भी उनकी अपील थी और अमेरिका के साथ उनके मामला ठीक नहीं थे। वो उन्हें एंटी इंडिया भी समझा जाता था, उन्हें प्रो पाकिस्तान समझा जाता था और प्रेशर था। अब बहुत वक्त बदल गया है। उस नौजवान हिकमत यार की बजाय जिसकी उम्र उस वक्त 42 बरस थी, 43 बरस थी, 14 अगस्त 1948 की उनकी पैदाइश है। अब वो एक 68 बरस का आदमी है। मुल्क पर के क्यामत गुजर गई है, खाना जंगी हुई है, बड़ी तबाही हुई है और 13 लाख आदमी तो रूसियों के हमले में मर गए थे और 13 लाख अपाहज हो गए थे। अब भी 1 लाख से ज्यादा मरे हैं। इकोनॉमी की उसकी कोई शक्ल किसी तरह बनती नहीं है, खाना जंगी बरकरार है, गैर मुल्की फौज मौजूद है। उसमें देखना ये होगा, मेरी जाती राय में, अगर मेरी उनसे मुलाकात हो, अगर वो काबुल में हुए तो मैं कोशिश करूंगा उनसे मिलने की। मेरा उनसे बहुत करीबी जाती ताल्लुक भी रहा है सियासी उसके अलावा। बात यह है कि उन्हें एक कायद का रोल अदा करना चाहिए, एक लीडर की बजाय एक मुदब्बर का। और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर जब 92 में मेरी उनसे आखिरी तवील मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा वो चाहेंगे कि सबके साथ मसालियत हो जाए। अब उन्हें अपने लिए ये रोल मुंतखब करना चाहिए मेरे ख्याल में कि वो सबकी मसालियत कराएं, सिर्फ मसालियत करें नहीं, बाकियों की मसालियत कराएं। अमन टारगेट होना चाहिए और फाइनली ये है कि अमेरिकी वहां से चले जाएं। लेकिन जाहिर है एक तवील प्रोसेस है, अपनी कोई इकोनॉमी उनकी बिल्ड नहीं हो सकी। और पाकिस्तान के साथ कशीदगी जो है, अगर वो मजबूत पोजीशन की हो जाती है, और इसमें बहुत से सवालात हैं पेचीदा, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन तालिबान जंग लड़ रहे हैं और जाहिर है कि जब तक गैर मुल्की मौजूद हैं कि तालिबान की हमायत मौजूद रहेगी। गैर मुल्की कभी मुस्तकिल तौर पे अफगानिस्तान में अमन से तो नहीं रह सकते, उसका कोई जवाब भी नहीं है। ये अभी इसको देखना होगा। मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज करता हूँ। एक तो ये कि हिकमत यार बहुत गैर मामूली पॉलिटिकल एक्यूमन के आदमी हैं। दूसरी बात यह है कि इन तजर्बात से गुजर के मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने बहुत एतदाल इख्तियार कर लिया है। लेकिन अभी हम हतमी राय नहीं दे सकते कि क्या हिज़्ब इस्लामी के तीनों धड़े मुत्तहिद हो जाएंगे और हिकमत यार क्या रोल इख्तियार करेंगे और अशरफ गनी के साथ, अमरीकी इंतजामिया के साथ उनके ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। जैसे हारून साहब कह रहे थे कि वक्त बहुत बदल गया है, क्या गुलबदीन हिकमत यार का असर और रसूख पहले जितना ही होगा? देखिए, एक तो यह है कि गुलबदीन हिकमत यार का जितना भी असर और रसूख था ना, वो पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से था। यानी आईएसआई और जमात इस्लामी उसको सपोर्ट करते थे, तो उनको एक वॉर हीरो हमने यहाँ पाकिस्तान में बनाकर पेश किया था। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट पीछे हटी तो सबसे पहले गिरने वाली चीज खुद गुलबदीन हिकमत यार थे। तो गुलबदीन हिकमत यार हमारी बैसाखियों पे जब तक खड़े रहे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हमारे ही बनाने पे वो वजीर आजम बने, हमारे ही बनाने पे उन्होंने कुछ और किया। इंडिपेंडेंटली उन्होंने सिर्फ एक कदम उठाया था और जिसमें वो खुद भी तबाह हो गए और काबुल भी तबाह हो गया। यानी काबुल पर बमबारी का काबुल पर बमबारी उन्होंने शुरू करवाई थी। तो गुलबदीन हिकमत यार अफगानिस्तान में बस ऐसे ही रह गया जैसे 22 अगस्त के बाद से, मतलब एक वो लंदन में रहने वाली शख्सियत। तो गुलबदीन हिकमत यार खुदा का खौफ करें, गुलबदीन हिकमत यार कोई खुदा का खौफ करें। गलत बयानी की कोई हद होती है। गलत बयानी है इसमें कौन सी मोस्ट पॉपुलर अफगान लीडर नंबर 1। क्या वहां पे कभी इलेक्शन हुआ? मोस्ट पॉपुलर, क्या वहां पे कभी इलेक्शन लेना यार, इतना झूठ ना बोलें यार। क्या झूठ है? ये ना कहें, ये ना कहें, इसमें कौन सा झूठ है? आदमी उनके आज भी हैं पार्लियामेंट में, तो 250 के हाउस में 35 आदमी आज की भी सपोर्ट में वो नहीं खड़ा हुआ था? क्या काजी हुसैन अहमद की सपोर्ट में उन्होंने गद्दारी नहीं की अपने मुल्क से? कैसी अजीबो गरीब गुफ्तगू अचानक आप दो बैसाखियों पे खड़ा हुआ आदमी जैसा गद्दार, और कहां अपने मुल्क के लिए 50 साल कुर्बानी देने वाला। चले आपको ये मिसाल नापसंद हुई तो आप इसको कोई और मिसाल दे लें। हर चीज लेकिन बात ये है कि बात ये है गुलबदीन हिकमत यार अफगान तनाज़ुर में उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत क्या है? 1993 के बाद उस आदमी का कोई अता पता नहीं। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? गुलबदीन हिकमत यार हिज़्ब इस्लामी नाम की कोई जमात किस लिए उनसे मसालियत की?
और किस लिए अमरीकियों ने और अशरफ गनी की इंतजामिया ने उनसे बात किया? सिर्फ कोई दिखाने गाली के देते हुए यार जरा तामुल किया करें यार। जैसे एक यहाँ शरीफ पर आदमी को इतनी गंदी गाली दे रहे हैं। नहीं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा। अल्ताफ हुसैन को, आप अल्ताफ हुसैन कहा आपने उसको, कोई खुदा का खौफ करें यार। इतनी गंदी गाली एक शरीफ आदमी को, आपकी हद होती है यार किसी इस चीज की। फसाहत और बलागत से वहां पे हालात तब्दील नहीं होंगे अफगानिस्तान में। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मौजूद है पार्लियामेंट उसकी में, क्या अहमियत वो एक मौजूद है? बड़ी क्या पार्टी अहमियत है है। गुलबदीन की? प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।